बारे में परिचय करवाऊंगा। न्यूटन्स लॉज। न्यूटन का पहला नियम, पहला लॉ ये कहता है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, है ना? वही कहा मैंने, जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना कुछ नहीं बदलेगा। और बदलने से मेरा मतलब है फोर्स लगाना, ठीक है? स्टेटमेंट लिखते हैं, unless a net resultant force acts on a body, its velocity will not change. Unless a net resultant force acts on a body, its velocity remains unchanged. न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। इसको क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। फिर फर्दर आप क्या कर सकते हो? मास तो बाहर ले लो, कांस्टेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा नहीं कह रहा हूँ। सो डी वी बाय डी टी, और यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट में न्यूटन्स सेकेंड लॉ है कि F इज इक्वल टू M इंटू ए। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसके दो चार एग्जाम्पल में देता हूँ। किसी बच्चे को आपने कंधे में बिठा लिया, तो कंधे में बिठा लिया, तो कंधे में बिठाकर आपके कंधों ने उस बच्चे को ऊपर की तरफ धक्का मार रखा है, तभी तो वो जमीन से इतना ऊपर टिका हुआ है कहीं पे। आज तुम में से किसी को इसमें बिठा देते हैं ऊपर, तो अगर आप वहाँ बैठे हो इसका मतलब किसी ने तुमको तोक रखा है। वो डंडी हो सकती है, अपन खुद किसी के कंधे में बैठे ही हो गए बचपन में, या तुमने किसी को कंधे में बिठा रखा है, गोद में ले रखा है छोटे बच्चे को। तो जिसको भी आपने गोद में ले रखा है उसके डायपर के ऊपर आपने उसको ऊपर बच्चे के ऊपर आपने बॉटम सपोर्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है। तो उससे वो बच्चा जो है वो इक्विलिब्रियम में, उससे वो बच्चा इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर बेटर फीलिंग आपको तब आएगी कंधे पे, क्या कंधे पे एक्चुअली क्या तो कंधे पे एक बच्चे को बिठा रखा है, तो आपके कंधों ने उस बच्चे के ऊपर फोर्स लगा रखा है ऊपर, इट्स ओके, और उस बच्चे ने आपके कंधे के ऊपर फोर्स लगा रखा है नीचे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कंधों को नीचे धक्का मार रहा है क्योंकि बैठा है। आपका भारी बैग आप लेके आते हो, उस बैग के अंदर 3-4 किलो के पत्थर भर लो, और पत्थर इसलिए भर लो ताकि चलो लगे, ज़्यादा वजन लगने पर वो एहसास जल्दी हो जाता है। कई वो हल्का सा बैग ले जाते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा सर बहुत हल्का है ये, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये मेरे कंधों को नीचे धक्का मार रहा है। तो ठीक है, 5 किलो का बाटा पत्थर भर लो, उसमें थोड़े स्टोन्स भर लो। नाउ यू होल्ड इट, यू विल रियलाइज दैट समबडी इज लिटरली प्रेसिंग योर शोल्डर्स डाउन। तो आपने बैग पे फोर्स लगाया ऊपर, बैग ने आप पे फोर्स लगाया नीचे। भाषा समझ लो, राम ने श्याम पे लगाया उधर, श्याम ने राम पे लगाया इधर। ये होता है न्यूटन का, ठीक है? जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक टेबल है, धरती पे पड़ा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स मार्क करता हूँ। धरती इसे नीचे खींच रही है mg फोर्स से, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब किसी ने इसको लिटरली गोद में ले रखा है। वो टेबल है, टेबल ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा n, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको। भाई टेबल में पड़ा है तो टेबल ने कुछ तो लगाए रखा होगा ना। और क्योंकि अब मैं टेबल की बात करता हूँ, टेबल ने ब्लॉक पे ऊपर लगाया n, तो इसने टेबल पे लगाया नीचे n। इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। हमने उस पे लगाया, इससे हमारा उद्धार हुआ, मतलब हमने उस पे लगाया, इससे उसका उद्धार हुआ, और हम पे उल्टा जवाब मिल गया तुरंत ही, हाथों हाथ उल्टा। उसको हमें सेट करना पड़ेगा। अब आप देखो, ये mg किसने लगाया था? अर्थ ने। तो अर्थ ने इस पे mg नीचे लगाया, इसने अर्थ पे mg ऊपर लगाया। अब देखो सोर्सेस कितने अलग अलग है। इसका सोर्स कौन है? अर्थ। इसका सोर्स कौन है? टेबल।
तो जिसने जो गालियाँ आपको दी ना उसको वही गाली उल्टा दे के आ जाए, उसी सोर्स को दे के आना। आज एक क्षण के लिए मैं स्विच दबाऊँ, ये टेबल डिलीट हो जाए। जैसे ही टेबल डिलीट हो गया एकदम से ब्लॉक अनाथ हो गया। ये ब्लॉक कह रहा है जिंदगी से ये माइनस हो गया, मतलब mg तो लगता रहेगा। इसका मतलब धरती कह रही है हम तो तुझे खींचेंगे भाई, थोड़ी देर पहले किसी ने तेरे को बचा रखा था, तो ब्लॉक कह रहा है ठीक है तो हम भी आपको खींच रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो जो फोर्सेस जब जब लग रहे हो किसी सोर्स के द्वारा, वही फोर्स उल्टी दिशा में उसी सोर्स पे लगा दो। लेकिन वो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम कौन है? हम पे जो लगा, ठीक है ना। हमारा प्रॉब्लम कौन है? जो फोर्स हम पे लगा। तो मैं तो इन दोनों को डिस्कस करूंगा, इनसे मेरे को क्या मतलब है? ब्लॉक की बात करूंगा तो ब्लॉक के जीवन में इनका क्या मतलब है? ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक तो रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? N शुड बी बैलेंस्ड बाय mg। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ब्लॉक जीरो एक्सेलरेशन के साथ यहीं पड़ा रहेगा। समझे? ये जो डायग्राम जिसमें आपने ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस मार्क किए, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इट इज ए डायग्राम जिसमें आप एक बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस शो करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में FBD। व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स कैन बी? सपोज एक रस्सी से एक ब्लॉक लटक रहा है, एक रस्सी से एक ब्लॉक लटका देते हैं छत से, नीचे धरती है। अब कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं? आपने भी दुनियादारी देखी है। ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, जिसका जवाब हमने धरती को दे दिया, ठीक है। इसके अलावा रस्सी जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं टेंशन। एक नाम होता है नॉर्मल, एक होता है टेंशन। तो ये टेंशन लगा दिया इसने। अच्छा, ये किसने लगाया? बेसिकली ये छत ने लगाया रस्सी के माध्यम से। एक्चुअली तो छत ने ही पकड़ रखा है ना। अभी थोड़ी देर में अगर छत कमजोर हो तो गिरेगा क्या? ऊपर से पूरा एक लुथड़ा गिर जाएगा नीचे, तो छत का जो बॉटम है वो गिर गया, वैसे खड्डा हो जाएगा। तो आपने मतलब आपको बेसिकली छत ने रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा, तो आपने छत को खींच रखा होगा नीचे। वो प्रॉब्लम छत की है। मैंने जिस पे फोर्सेस लगाए हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाहर जिसको भी कुछ कुछ मक्के आए हैं वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? वो तो उनके दिल पे वार कर रही होगी ना। कुछ भी मक्के आ गया, ओनली दोज फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन यू आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वही आपके फ्री बॉडी डायग्राम में मार्क किए जाते हैं। अब देखो ये टी मैं बहुत रेयरली कभी पूछूंगा आपसे, तो छत की ऐसी तैसी करा, मुझे क्या मतलब है छत से? हमारे ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक धरती लगाया, एक रस्सी लगाया, और क्योंकि ब्लॉक यहाँ लटक रहा है अच्छे से, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। हाँ, लेकिन कोई आपसे पूछता है इस mg का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर कौन है? ये न्यूटन थर्ड लॉ पेयर मतलब जवाब। इस टी का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर कौन है? ये वाला टी। लोगों से मैं पूछता हूँ इसका न्यूटन थर्ड लॉ पेयर कौन है? लोग कहते हैं ये। मैं पूछता हूँ क्यों? सर इसी ने तो बैलेंस कराया ना उसको। हाँ? अगर कोई ये कहता है कि इस फोर्स का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर ये है, तो वो गलत कह रहा है। नेचर ये लगे mg का जवाब t, mg का जवाब mg होना चाहिए, t का जवाब t होना चाहिए, n का जवाब n होना चाहिए। और आप मेरे पे लगाएंगे, मैं आप पे लगाऊंगा। आप जो मेरे पे लगाओगे मेरे FBD में आएगा, मैं जो आप पे लगाऊंगा वो आपके FBD में आएगा। आप अपना जानो भैया इस तरह से कराऊंगा, ठीक है। ये है न्यूटन थर्ड लॉ पेयर के ड्रामे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला है ग्रेविटेशनल। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, और हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज वैलिड फॉर स्मॉल हाइट्स अबव द अर्थ सरफेस। ज़्यादा ऊंचा हम वैसे भी नहीं जाते, इवन आप एरोप्लेन में होते हो तो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सपोज थोड़ी ऊंचाई पर भी एक ब्लॉक है तो भी हम उसको मान लेंगे कि यार वो ऑलमोस्ट धरती से किस डिस्टेंस पर है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, ज़्यादा उसमें अपन ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। और यदि ऐसा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा होगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर,
ये फोर्स होना चाहिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, और इसी को अपन किसके बराबर लिखते हैं, mg। तो देखा जाए तो ये जो अजीब सा ब्रैकेट मैंने बनाया यही आपका g है। तो g की वैल्यू आ जाती है g me/re²। इसकी वैल्यू अपन पहले भी निकाल चुके होंगे काइनेमेटिक्स में, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ऐसा है, हम इसको क्या मानते हैं, 10 मान लो इसको, क्योंकि 10 जैसा ही है। ऐसा भी नहीं कि अपन ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, ये 10 जैसा ही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एयर क्या होगा इसका, mg अपवर्ड्स। भाई अर्थ ने ब्लॉक पे mg डाउनवर्ड लगाया तो ब्लॉक अर्थ पे mg अपवर्ड्स लगाया। दूसरे टाइप का फोर्स है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। It is generated when two bodies are forcibly made to push each other. Some or the other means, अगर कोई एक, पहली बात तो दो बॉडीज, ब्लॉक, सरफेस, जिस बेंच पे आप बैठे हो, बेंचेस, लकड़ी के टुकड़े, हर वो तमाम फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अड़ते हैं और फिर उसको तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं उसको, जैसे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक मैंने लाके रख दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर दे इन कॉन्टैक्ट, अड़े हुए हैं, इंग्लिश वाला कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए, अड़ना तो चाहिए, बिना अड़े तो कैसे लगाओगे। दूसरी बात, इस ब्लॉक को वजन नाम का फोर्स नीचे ले जाना चाह रहा है और एक टेबल का सरफेस आड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब इसको कहते हैं कि आप, व्हाट इज योर टेंडेंसी, सोचो ये टेबल का ऊपर का सरफेस अखबार का होता और ये ऊपर 5 किलो का ब्लॉक है, तो ये तो फट जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखबार ने कोशिश नहीं की होगी, बहुत थक गया होगा, काफ़ी कोशिश की लेकिन फट गया, क्योंकि उसमें तो दम नहीं था, बॉन्ड अच्छे नहीं थे। तो ऐसे तो नहीं है कि टेबल के सरफेसेस के ऊपर कुछ रख दिया तो फट जाता है, ऑब्वियस बात है यार, किसी टेबल पे हाथी को खड़ा कर दोगे तो फट ही जाएगा। तो सारे स्ट्रक्चर्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के नीचे नीचे जो भी ऊपर से उस स्ट्रक्चर को भेद के आर पार जाना चाहेगा वो उसको नहीं जाने देगा, और नहीं कैसे जाने देगा, उल्टा धक्का लगा देंगे तेरे पे। वी विल बैलेंस द ड्राइविंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन यू, जो आप पे लग रहा है उसको हम कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे। यहीं से नॉर्मल फोर्स का जन्म होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। somebody tries to tear you apart and go through you, and you tend to cancel the tendency by applying a push force. It's a push force. तो पहली बात क्या है, नॉर्मल की खास बात क्या है, it's a push force. Secondly, generated at contacts. तीसरा सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग कैसे हम बोले इसको, सेल्फ एडजस्टिंग ऐसे है कि ये 2 किलो का ब्लॉक था, अभी चुपके से इसके ऊपर आपने एक आधे किलो का ब्लॉक और रख दिया तो नीचे से और एक्स्ट्रा जवाब आ जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। और अभी जैसे ये ब्लॉक आपने ऊपर रखा इसके, तो डू यू एग्री दैट थोड़ा नीचे से फोर्स ज़्यादा आया होगा, और सडनली मैंने अगर इसको वापस उठा लिया यहाँ से तो हाथों हाथ कम हो जाएगा, यूं नहीं भूल गया उड़ गया, नीचे से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने सामान उतारा वो एकदम से वापस कम हो गया हाथों हाथ, और ये नीचे वाला ब्लॉक बिल्कुल भी ऊपर नहीं उछला। तो इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। आप इस टाइल पे खड़े हो जाओ, आपका जो वजन है वो नॉर्मल बैलेंस करा देगा, फिर आपने एक छोटे बच्चे को यहीं पे गोद में और ले लिया तो नीचे से नॉर्मल बढ़ जाएगा, फिर आपने उस बच्चे को नीचे उतार दिया तो नॉर्मल तुरंत कम हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल, इसीलिए इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्शन नहीं है, आप जितना खराब बोलोगे ये उतना ही खराब बोलेगा, प्रतिबिंब है अपना। आप सोचो ना, अगर इस ब्लॉक का वजन mg है तो नॉर्मल की क्या जिम्मेदारी है, mg कैंसिल करना है। तो पहले इसने पूछा कि mg कितना है बता दे, 10, हम भी 10, ठीक है। आपके ऊपर 2 का एक ऑब्जेक्ट और रख दिया 12, हम भी 12, उठा लोगे वापिस 10, यूं नहीं भूल गए 12 रह गए यार, ऐसे नहीं है, ठीक है। चौथी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है।
अब ये बड़ा अजीब सा शब्द है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये कहाँ से आया? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे धक्के तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ही मार रहे हैं एक दूसरे को। और अगर आप जूम करते हुए चलोगे, जैसे वो एरियल के ऐड में वो कपड़े के रेशे रेशे तक ले जाता है, उस लेवल का अगर अपन यहाँ पे जूम करते हुए चले इस पोर्शन में, तो आप देखोगे कि नीचे वाले के इलेक्ट्रॉनिक सरफेसेस ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉनिक सरफेसेस को रिपेल कर रहे हैं। बात तो वहीं पहुँच गई ना, ले दे के एटम्स ही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का खेल है, क्योंकि उस ऊपर वाले का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी वो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स को धक्का मार के आर पार जाना चाह रहे होंगे, नीचे वाले कह रहे होंगे रिपेल मार सालों को आने मध्य। तो ले दे के ये इंटर एटमिक इंट्रैक्शन ही है। तो इसका असली जन्म जो हो रहा है इन फोर्सेस का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली टेंडेंसी से हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एक वर्ड और लिखो, इट्स अ परपेंडिकुलर पुश फोर्स। परपेंडिकुलर, वैसे देखो ना, नॉर्मल वर्ड परपेंडिकुलर का पर्यायवाची परपेंडी, इतनी बड़ी स्पेलिंग है भाई, परपेंडिकुलर। ये दो ब्लॉक यहाँ पड़े हैं। ऊपर वाला जो है वो 2 किलो का है, नीचे वाला 3 किलो का है। कई चीज़ें इसमें अपने को सुनने समझने देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं लैंग्वेज भी सुनना है ना, सबसे पहले मैं FBD बनाऊंगा। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? ठीक है। तो मैं सबसे पहले सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं उसके नीचे वाले ब्लॉक का बनाऊंगा। ज़मीन का जनरली अपन बनाते नहीं है, बट क्योंकि अपन अभी पढ़ रहे हैं तो बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहला और सबसे आसान फोर्स होता है वजन। धरती इन दोनों ब्लॉकों को नीचे खींच रही है mg से। g की वैल्यू आपको 10 बता दी, मतलब 20, और इसका कितना है 30। ये फोर्सेस तो लगी रहे हैं। क्या लगता है, ऊपर वाला ब्लॉक किसी के ऊपर रखा हुआ है, कांटेक्ट बना हुआ है, तो नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले को पुश करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही पुश करना है N1 से। नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले को धक्का मारेगा, धक्का ही मार सकता है। आज आप यहाँ ज़मीन पे खड़े हो जाओ तो ये ज़मीन आपको धक्का मारेगी ऊपर। वो छत भी आपको धक्का ही मार सकती है, इसीलिए आप छत पे बैठ नहीं सकते। यहाँ बैठ जाओ जाके, कैसे बैठोगे? ये तो धक्का मार सकती है, खींच तो सकती नहीं है, इसलिए नहीं बैठ सकते। यहाँ बैठ सकते हैं क्योंकि ज़मीन जो है वो आपको ऊपर धक्का ही आता है, इसको पुश पुलिंग आता ही नहीं है। यू कैन नॉट पुल इट। रस जैसे ऐसी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात है, रस्सी से आप धक्का दे सकते हो क्या? भाई आपका डॉगी आगे चल ही रहा है, क्या करोगे? खुद आगे जाओ और फिर खींचो, क्योंकि रस्सी से क्या आता है? खींचना। तो अगर यूं खींचोगे तो कुत्ता पीछे आ जाएगा, आपको तो उसको आगे भेजना है ना। तो पहले आप आगे जाओ और फिर खींचो, तब आगे आएगा। तो रस्सी से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पुल। और नॉर्मल से हम क्या कर सकते हैं? पुश। तो N1 ठीक है। तो इसका तो कंप्लीट FBD बन गया यार। तो कंप्लीट FBD बन गया इसका, तो इसका तो आंसर ही आ गया मेरे पास। N1 की वैल्यू किससे बैलेंस हो रही है? 20 से। तो N1 की वैल्यू आ गई 20। अब बात आती है नीचे वाले की। तो नीचे वाले पे अब देखो, क्या नीचे वाले ने ऊपर वाले पे एक N1 लगा दिया? जवाब के लिए तैयार रहिए। आपके ऊपर एक नीचे लगेगा N1, तुमने उस पे N1 ऊपर, वो तुम पे N1 नीचे। इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। और फील भी आनी चाहिए आपको यार। वो आप पे कुछ नहीं लगाएगा क्या? सर पे सामान रख रख के और पता ही चल रहा है। पुराने राजा सर पे मुकुट रख के घूमते थे, तो नेचुरली सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो रहनी चाहिए उनके। रावण के भी सर्वाइकल का कंसर्न रहना चाहिए। एक तरफ 5 मुंह और एक तरफ 4 ही है, बैलेंस नहीं है ना। सोचने वाली बात है। जिसने भी लिखी कहानी, या तो 10 मुंह एक साथ रखता नहीं था। 10 मुंह रखेगा तो एक तरफ तो 5 आएंगे, एक तरफ 4 आएंगे, तो इधर तो वजन पड़ रहा है ना, तो मुंह तो यूं ही रहेगा फिर। उससे क्या मतलब? ओके, तो N1 ऊपर N1 नीचे, वजन 30 लगा ही लिया आपने।
अब एक कैरेक्टर और है जो नॉर्मल लगाएगा, वो है धरती, जमीन। धरती से बेहतर शब्द होगा जमीन। धरती में तो फिर आप वो एम जी करने लग जाओगे। फ्लोर, टॉप, जिस पे पड़े हो आप, टॉप क्रस्ट ऑफ अर्थ, वो लगाएगा आपके ऊपर की तरफ N2। अब इस पर कितने फोर्स हो गए? 3। तो हम ये तीनों बैलेंस कराते हैं, तो राम और श्याम जोड़ के राधे श्याम के बराबर है। तो N2 कितना आया? N2 is actually N1 plus 30. So N2 comes out to be 50। ठीक है। जो बैग हम लेके आते हैं उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम जब उठाते हैं उसको तो हम क्या महसूस करते हैं? सबका कंबाइंड वेट। तो व्हेन यू पैक देम इन अ ब्लैक थैली, देयर इज नो कंफ्यूजन विच प्रिवेल्स। और आप कहोगे टोटल माल कितना है अंदर? 5 किलो। इस काली थैली, इमेजिनरी काली थैली है, काली इसलिए क्योंकि अंदर दिखना नहीं चाहिए, वरना तो फिर आप बुद्धि लगाते लोग, सर वो दिख रहा अंदर अलग अलग है, फालतू की ड्रामे है ना, दिखेगा नहीं अंदर तो क्या बुद्धि लगाओगे? तो इसका वजन तो हो गया 50, और जमीन से सीधा फोर्स क्या ले लोगे आप? N2। तो 10 आप N2 सीधा भी निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। हाँ, लेकिन N1 निकालना है फिर तो काली थैली फाड़नी पड़ेगी। ठीक है। इस N2 का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर इज एप्लीकेबल ऑन अर्थ, अर्थ का टॉप सरफेस, पर वो उसका एफबीडी हम नहीं बनाते क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्सेस लगते हैं जो आप पे लग रहे हैं, जो आपने लगाए हैं वो तो दूसरों के एफबीडी में आएंगे ना, उनकी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रजाति है टेंशन फोर्स। फोर्स बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के माध्यम से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। इट्स अ पुल फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल, एक ही रस्सी से कोई भी फांसी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, है ना। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि देखो ये भी ले दे के तो रस्सी के बॉन्ड्स ही तो आपस में खींच रहे हैं। आज एक रस्सी से आपने किसी को लटका दिया तो ले दे के उस रस्सी के बॉन्ड्स ही तो आपस में खींच रहे हैं। तो इसका भी जो जन्म हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप एक रस्सी है, उससे मैंने एक ब्लॉक को लटका दिया, तो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में इस रस्सी का जो इनपुट है वो कैसे आएगा पता है? टी, टी नाम से सिंबल से, और रस्सी को क्या आता है? पुल। ये बात सब जने ध्यान से सुन लेना। रस्सी सिर्फ खींच सकती है, रस्सी को सिर्फ खींचना आता है, धक्का देना आता ही नहीं है। जब आपको लगे ना सर ये रस्सी का फोर्स मेरे को लगाने में दिक्कत हो रही है, तो अपने आप से पूछो कि रस्सी जिस जगह अड़ गई उस पॉइंट को रस्सी सिर्फ खुद की दिशा में खींच सकती है, धक्का तो दे ही नहीं सकती है। तो आपको आवे नहीं आवे आपका फोर्स आ जाएगा। रस्सी जहाँ अड़ गई वहाँ से लकीर खींच दो रस्सी की तरफ। जैसे ये ब्लॉक है, एक रस्सी ऐसे जा रही है, आगे कहीं जा रही होगी, तो इस रस्सी का फोर्स ऐसे ही लगेगा, क्योंकि रस्सी को अपनी तरफ खींचना आता है, बस धक्का दे नहीं सकती, दायां बायां कर नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहो तो छत के ऊपर भी टेंशन लगा सकते हो ऐसे भी। गाइस एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। एक सिंपल सिस्टम है, मैंने पुली यूज की है, रस्सी यूज की है। पुली क्या करती है? पुली इज अ सिंपल मशीन विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। रस्सी के माध्यम से अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बीच में पुली आ गई तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका, वो सेम फोर्स कैरी ऑन होगा। देखो कैसे, अगर ये एक ब्लॉक है और तुम इसको रस्सी को खींच रहे हो नीचे, तो तुम किधर खींच रहे हो? डाउनवर्ड्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घूम के वो कैसे लगेगा? अपवर्ड्स। तो पुली ने सेम फोर्स का डायरेक्शन रोटेट कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये सिंपल मशीन है पुली, ये कर सकती है ऐसा।
तो हमारे सामने जो प्रश्न है इसमें पूछा है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल। तो अब आप ये देखो नॉर्मल लगेगा किस पे और टेंशन लगेगा किस पे। 2 किलो के ब्लॉक पे लग रहे हैं 2 फोर्सेस। नंबर 1 वजन, नंबर 2 टेंशन। देखो रस्सी यहां अड़ रही है टॉप पे और टॉप पे अड़ के किधर जा रही है, ऊपर। तो रस्सी सिर्फ अपनी दिशा में खींच सकती है। अच्छा ये पुली क्या करेगी, इसी टेंशन को घुमा के नीचे उसके पास ले जाएगी और वहां जाके भी रस्सी को वही आता है, खींचना। तो जब मैं उसका एफबीडी बनाऊंगा 5 किलो का, जब मैं 5 किलो का एफबीडी बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं सबसे टफ वाला फोर्स लगा देता हूं mg। अच्छा इसके नीचे जमीन है, जमीन को क्या आता है, धक्का देना। तो जमीन धक्का दे देगी n नाम से। और टकले पर रस्सी बंधी हुई है, रस्सी क्या आता है, अपनी तरफ खींचना। रस्सी ऊपर खींच लेगी इसको टी से। जस्ट कंफर्म अंडरस्टैंड द एफबीडी। क्योंकि ये 2 किलो है और वो 5 किलो है, इसलिए ये बात तो तय है कि ये नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ये जा नहीं सकता। ऊपर क्यों जाएगा, कितनी अजीब दुनिया है। उधर वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऊपर चढ़ रहा है। ये तो ठीक भी नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है ना। निकल लो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि इसके नीचे ज़मीन है और टेक्निकली इसे ही जाना चाहिए नीचे। ये ज़मीन नहीं होती तो नीचे जाता है, लेकिन ज़मीन है तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो ये यही रहेगा। तो उधर जो लटका हुआ है तो लटका रहे, मस्त रहे। अब बात आती है फोर्सेस की। फोर्सेस का अपना ओरिएंटेशन फिक्स है। देखिए इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एमजी और टेंशन। टेंशन को एक ही काम आता है, जिसके अड़ गए उसको खींचेंगे और इसको खींचने की जरूरत पड़ रही होगी, इसीलिए रस्सी की जरूरत है। आप एक बात बताओ, रस्सी की जरूरत है कि नहीं इसको लटकने की? अगर आपको लग रहा है कि रस्सी की नीड है, जरूरत है, तो फिर सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये फोर्स ओके है? अभी रस्सी में टेंशन तो जनरेट हो गई, ये घूम के जाके उसके अड़ गई वहां पे। रस्सी को एक ही चीज आती है, इसके अड़ गई तो इसको अपनी तरफ खींचेगी। अब इसका अपनी तरफ किधर है, ऊपर। तो खींचेंगे इसको। थोड़ा फील करके देखो, आप सोचो हमारे सर पे यहाँ एक रस्सी बांध दें और ऊपर पुली से पास करके उधर 2 किलो का ब्लॉक लटका दें, तो मेरे तो यार खोपड़ा ऐसे खींचेगा, क्योंकि उधर जो लटका हुआ है मैंने पकड़ रखा है एक तरह से, है ना। तो रस्सी इज गोइंग टू पुल मी, बिकॉज छोड़ूंगा तो गिर जाएगी। तो क्या इक्वेशंस लिख दें? यहाँ तो लिख दो t बराबर 20 और यहाँ नॉर्मल एंड टेंशन मिल के 50 होने चाहिए, क्योंकि टेंशन 50 नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन 50 होगा तो उधर वाले का रायता फैल जाएगा। वो कह रहा 20 से ज़्यादा नहीं, 20 ही चाहिए। तो नॉर्मल कह रहा अच्छा 20 तो टेंशन है ना, तो बचा हुआ मेरा नॉर्मल आ गया 30। इसीलिए कहते हैं इनको सेल्फ एडजस्टेबल है। ये नॉर्मल उतना ही लगेगा जितना ज़रूरत है, अपनी ताकत नहीं दिखानी है, बैंड बजा देंगे सालों, ऐसा नहीं करनी है। ऑब्टेन नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशंस। देखो एफबीडी बनाते हैं, पहली बात जितनी अलग अलग रस्सियाँ होंगी उतनी टेंशनें होंगी। ज़बरदस्ती में दोनों रस्सियों की टेंशन सेम काय को कर देंगे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो देखो इस रस्सी में टेंशन T1 ले लेते हैं, तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, 40 तो वजन T1, इसमें T1 टेंशन ली है, इसमें T2 ले रहा हूं। इसका एफबीडी क्या बनेगा 30, तो T2 आ गया 30, T1 आ गया 40। अब एफबीडी बनेगा 8 किलो का। क्या क्या फोर्स लगेगा इस पे? सबसे पहले वजन लगा लो 80, इधर T1, इधर T2, और उसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जमीन से। जमीन से नॉर्मल अड़ा हुआ है ना नीचे, जमीन के अड़ा हुआ है तो नॉर्मल लगेगा। इक्वेशन आएगी T1 प्लस नॉर्मल प्लस T2 इज 80। T1 40 है, नॉर्मल पता नहीं है, T2 30 है, तो n कितना आ गया 10।
ओके, ठीक है। एक और कर लेते हैं, फिर दैट्स इट। एक शानदार वाला कर लेते हैं, मस्त झबर। बातें बंद, ध्यान इधर। इसमें मैंने थोड़ा दूसरा तड़का मारा है, ऑब्टेन नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जमीन पे लग सकता है ना गाइस। आपको सबसे पहले इस 10 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे क्योंकि ये टेढ़ा है। ओके, सबसे पहली बात, इसका एफबीडी बनेगा तो ये जो 1 किलो का ब्लॉक है, इसके नीचे लग रहा है 10 और ऊपर टेंशन T, तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 10 क्योंकि इसको बैलेंस रहना है। अब आप इस 3 किलो के ऊपर आ जाइए। ये जो 10 लग रहा है, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इधर आएगा 10 cos 37 विच इज 8, इधर आएगा 6 और यहाँ एक टेंशन भी तो लग रही है, और टेंशन का वैल्यू कितना है 10। वजन आपका 30 है। अब आप नोटिस करें कि नॉर्मल रिएक्शन कह रहा है, मैं तो कुछ हूं, आई कैन ओनली बी लाइक दिस, अर्थात राम श्याम और राधे श्याम मिलके इसको कैंसिल करा देंगे। तेरा क्या होगा बे? ऐसे में हमें ये लगता है कि इस ब्लॉक को तो सरफेस के पैरेलल चला दिया जाना चाहिए, लेकिन चीजें इक्विलिब्रियम में दी हुई है। इसका एक ही तात्पर्य है कि ज़मीन पे एक ऐसा पैरेलल फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, और फ्रिक्शन की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? उस 8 को कैंसिल कराना। आज आप इस बेंच को चलाने की कोशिश करो और ये बेंच नहीं चले, मतलब आपका धक्का किसने कैंसिल किया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी हमारा परिचय होगा अभी आने वाले एपिसोड्स में। फ्रिक्शन की वैल्यू है 8, और नॉर्मल कैसे निकालोगे? 10 + n + 6 इज 30, और इससे n का वैल्यू आता है 14 न्यूटन। ठीक है, ओके।